तो टॉलेन परीक्षण हमने कर लिया था, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट। आज देखो अगला वाला है फेलिंग परीक्षण है, ठीक है। कौन सा है? फेलिंग। फेलिंग परीक्षण मतलब एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? फेलिंग अभिकर्मक के साथ। फेलिंग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो जो फेलिंग अभिकर्मक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। मतलब ये एल्डिहाइड के साथ तो अभिक्रिया करेगा लेकिन कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाला है। फेलिंग अभिकर्मक क्या है? दुर्बल ऑक्सीकारक। एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देगा, एल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है लेकिन कीटोन के संग नहीं, कीटोन के साथ नहीं। ठीक है, कीटोन के साथ नहीं। तो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को जो है फेलिंग परीक्षण से भी पहचाना जा सकता है कि अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड दे रखा और क्या दे रखा है? कीटोन। तो अगर जब हम एल्डिहाइड के साथ मिलाएंगे तो वहां पर क्या है? अभिक्रिया हो जाएगी, और जब हम कीटोन में मिलाएंगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है कि जो फेलिंग अभिकर्मक होता है, जो क्या होता है? फेलिंग अभिकर्मक, वो तुम्हारा जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन एरोमेटिक के साथ नहीं। जबकि जो हमारा टॉलेन अभिकर्मक था वो दोनों प्रकार के एल्डिहाइड, टॉलेन वाला क्या कर रहा था? टॉलेन अभिकर्मक पहले तो एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है और कीटोन के साथ नहीं करता है। लेकिन एल्डिहाइड में भी क्या है? एलिफेटिक और कौन सा? एरोमेटिक, दोनों के साथ, और एरोमेटिक दोनों के साथ क्या करता है? अभिक्रिया। करता है। मतलब यहां पर हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। इसके आधार पर मैं ये नहीं पहचान सकता हूं कि एलिफेटिक एरोमेटिक में अंतर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही अभिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास आता है फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक, ये एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा लेकिन कौन सा एल्डिहाइड? एलिफेटिक के साथ, एरोमेटिक के साथ नहीं कर सकता। तो मतलब फेलिंग अभिकर्मक से हम पहचान कर सकते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड, जो कि हम टॉलेन से नहीं कर सकते हैं। कारण कि टॉलेन दोनों प्रकार के एल्डिहाइड के साथ क्या करता है? अभिक्रिया देता है। तो मतलब फेलिंग अभिकर्मक जो है एल्डिहाइड कौन सा? एलिफेटिक, एरोमेटिक के साथ नहीं देता है, एलिफेटिक के साथ देगा, लेकिन एरोमेटिक के साथ, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं और कीटोन के साथ भी नहीं। तो मतलब अगर आता है कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करना है तो दोनों मेथड लग जाएंगे। टॉलेन अभिकर्मक से भी पहचाना जा सकता है और फेलिंग से भी। लेकिन अगर आ गया कि एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड को अलग अलग करना है, तब कौन सा आएगा? फेलिंग वाला। टॉलेन वाला नहीं आएगा, क्योंकि टॉलेन दोनों के साथ अभिक्रिया देता है। तो ये पहचानने के लिए, ठीक है।
तो देखना फेलिंग अभिकर्मक होता क्या है। फेलिंग अभिकर्मक होता क्या है? तो फेलिंग अभिकर्मक जो तुम्हारा क्यूप्रिक आयन होता है, एक होता है क्यूप्रस। क्यूप्रस मतलब कम ऑक्सीडेशन वाला, Cu प्लस वाला होगा। जो Cu प्लस वाला होगा ये क्या होगा? क्यूप्रस। और जो Cu2 प्लस वाला होगा ये क्या होगा? क्यूप्रिक। ठीक है, तो क्यूप्रिक आयन का टार्टरेट आयन के साथ, क्यूप्रिक आयन का टार्टरेट आयन के साथ बने संकर यौगिक का क्षारीय विलयन होता है, जो हमारा क्या होता है? फेलिंग अभिकर्मक। क्यूप्रिक आयन का टार्टरेट आयन के साथ बने संकर यौगिक का क्षारीय विलयन। संकर मतलब जटिल यौगिक, जटिल यौगिक का क्या होता है? क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन होता है। तो जिस प्रकार से हमने जो है टॉलेन अभिकर्मक बनाया था, उसी प्रकार से क्या बनाना है? फेलिंग अभिकर्मक। अगर एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो कुछ नहीं है, फेलिंग अभिकर्मक ना तो वहां बना रखा है, ना ही वहां पर टॉलेन अभिकर्मक बना रखा है। ठीक है, हमें आना चाहिए, मतलब इतना नोट डाउन करो पहले। तो देखना फेलिंग अभिकर्मक बनाते हैं। ठीक है, फेलिंग अभिकर्मक के फेलिंग अभिकर्मक के निर्माण के लिए, या फेलिंग विलयन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, फेलिंग विलयन के निर्माण के लिए। तो यहां पर ना फेलिंग विलयन ए होता है और फेलिंग विलयन बी होता है। क्या होता है? फेलिंग विलयन ए, ये जरूरी नहीं ए अपनी मर्जी से मान लो, मतलब अलग अलग आते हैं दोनों। ठीक है, दोनों को आपस में मिलाया जाता है। फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी। तो जो फेलिंग विलयन ए होता है वो होता है तुम्हारा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, CuSO4। ये दिख रहा है यहां पर क्यूप्रिक आयन Cu2 प्लस आ जाएगा इससे। CuSO4 का क्या होता है? जलीय विलयन। और जो फेलिंग विलयन बी होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट विलयन। क्या बोला? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट विलयन। तो इन दोनों फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, फेलिंग विलयन बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का जो विलयन है, इन दोनों को समान अनुपात में मिलाया जाता है। इन दोनों को मिक्स किसमें करना है? समान रेशियो में, समान अनुपात में। ठीक है,
ए और बी को क्या समान अनुपात में मिलाते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को जैसे ए और बी को जो है समान अनुपात में तब तक मिलाते रहना है जब तक कि वहां पर गहरा नीला रंग प्राप्त नहीं हो जाता। जैसे ही गहरा नीला रंग प्राप्त हो जाएगा इसका मतलब हमारा फेलिंग अभिकर्मक रेडी हो चुका है। ठीक है, क्या बोला, तब तक मिलाते रहना है दोनों को जब तक कि क्या ना हो जाए, गहरा नीला रंग प्राप्त ना हो जाए। अब जैसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, Na नाग सोडियम पोटेशियम, C4 कार्बन कितने आ गए 4, H4 O आ गया, O6 रेड डॉट 4H4। हमने नीला थोता पढ़ा होगा, नीला थोता, अरे होता है नीला थोता, क्या होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये होता है कॉपर, इसको क्या बोलते हैं, नीला थोता। नीला थोता क्यों बोला जाता है, नीला कलर होता है उसका। अगर हम लोग ना इस नीले थोते, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पानी है, पानी है लेकिन वो पानी किस रूप में है, क्रिस्टल के रूप में। ये जो वाटर है ये किस रूप में है, क्रिस्टल के फॉर्म में। मतलब जो कॉपर सल्फेट होगा वो क्या होगा, क्रिस्टल होंगे, नीले कलर के क्रिस्टल होते हैं। देखना कभी उस नीले कलर के क्रिस्टल को, जो नीला थोता होता है उस नीले कलर के क्रिस्टल को गर्म करना, तो जो पानी वहां पर क्रिस्टल के रूप में होता है वो वहां पर वेपर के रूप में उड़ जाएगा, भाप के रूप में, और जो नीला कलर है वो गायब हो जाता है। जो नीला कलर होता है वो क्या हो जाता है, गायब। मतलब जो नीला कलर है वो किसके कारण है, ये क्रिस्टल के कारण, जो वाटर के क्या वहां पर क्रिस्टल के अवयव है। अगर मैं वहां पर जो मैंने क्या किया, जिसको मैंने गर्म किया, तो वहां पे कोई जो है अदर मतलब व्हाइट टाइप में हो जाता है, व्हाइट व्हाइट सा नमक की तरह। उसमें अगर मैं वापस से पानी मिलाता हूँ नीले कलर हो जाता है ना, प्रैक्टिकल टाइप में जैसे 6 से 8 बच्चों को दिखाते हैं जादू। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिए बीकर में या किसी में भी, या परत नली में, उसको मैं गर्म करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टल के रूप में वहां पर वाटर ने बॉन्ड बना रखा है CuSO4 के साथ, वो क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेपर के रूप में उड़ जाएंगे, और उसी क्रिस्टल के कारण क्या होता था, उसका नीला रंग। अब वो नीला रंग जो है वेपर में क्या हो गया, उड़ चुका है, वहां पर क्या बच जाएगा, CuSO4। लेकिन अगर मैं वापस से उसमें जो है, जो वहां पर क्या नीला कलर गायब हो चुका है, मैं वापस से उसमें अगर पानी मिलाता हूं तो वो नीला कलर आ जाएगा। तो मतलब यहां पर वही चीज हो रही है, CuSO4 का जलीय विलयन है, समझ रहे हो, एक प्रकार से नीला थोता ही हो, तब तक मिलाते रहना जब तक कि क्या मिल जाए हमें, गहरा नीला रंग। वही चीज बता रहा हूं यहां पर क्या, CuSO4 के पास ही नहीं आया, लेकिन यहां तो आ गया, पूरा H2O आ गया, मतलब वहां पर कलर कैसे हो जाएगा, नीला आ जाएगा उसका। ये तुम्हारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सूत्र है, जिसको रोसेल लवण भी बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट, रोसेल सॉल्ट लिख लेना, क्या बोलते हैं इसको, लवण। पूछ सकता है कोई भी कि रोसेल लवण किसे बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रोसेल लवण बोलते हैं। अब देखते हैं हम बनाते हैं किस तरीके से बनाना है इसको। रोसेल लवण सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, नाग C4H4O6 444, ठीक है। 4H2O बोलना चाहिए मत बोलना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो बोलना ही सूत्र वैसे कोई नहीं पूछेगा, क्या बोलेगा, रोसेल लवण क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। इसके बाद देखो बनाते हम, देखना सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे CuSO4 है, CuSO4, इस CuSO4 की अभिक्रिया करवानी है क्षार के साथ। लिखा था वहां पे कि क्यूप्रिक आयन के साथ टार्ट्रेट विलयन का जो संकर यौगिक बनता है उसका क्षारीय लवण है, तो NaOH के साथ करवाऊंगा। किसके साथ करवा रहा हूं, NaOH। तो यहां से एक तो बन जाएगा CuOH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH में -1 होता है, Cu पे कितना प्लस होता है 2, तो OH कितना आ जाएगा 2, और दूसरा क्या निकल जाएगा Na2SO4, Na2SO4 क्या निकल गया
Na2SO4 2 कर देना यहाँ पे। इसके बाद जो ये बना है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, कॉपर का सेकंड हाइड्रोक्साइड। इस कॉपर के सेकंड हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवानी है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट्स नाक C4H4 O6 4H2 उसके साथ करवानी है CuOH की। प्लस अब इसको लिखने का तरीका किसको, नाक NaK C4H4 O6 4H2 क्या बोला इसको, रोसेल लवण होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट। यहां पर लिखना किस तरीके से है, HOCH HOCH, ठीक है, COO Na और COOK और बीच में इसको जोड़ दो। ये कार्बन देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन देखो 2 और 4 6, Na आगे K आ गया, ये डॉट 4H2 लो चाहे मतलब, ठीक है, क्योंकि क्या है जलीय विलयनी होगा उसमें। ये हो गया। अब यहां से जो है माइनस करना है, माइनस क्या करना है H2O, एक H2O यहां से जाएगा और एक H2O ये गया, कितना H2O माइनस हो गया 2 -2H2O। अब जो जो चीज है यहां पर पेंडिंग पड़ी हुई उनको जोड़ दो, CuOO CH COO Na CH COO K और इनको आपस में जोड़ देंगे। ये क्या तैयार हो गया, फेलिंग अभिकर्मक। ये है फेलिंग अभिकर्मक। फेलिंग अभिकर्मक। इसके बाद अभिक्रिया देखो, आपसे देखो ये हमने किसका निर्माण किया, फेलिंग अभिक्रमक। अभिक्रिया देखना, मैंने क्या बोला, जो फेलिंग अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया देगा कौन देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या करना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया और क्या लेना है, यहां पर एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ फेलिंग अभिक्रमक। आगे जो प्राप्त होगा, एक तो प्राप्त होगा कार्बोक्सिलेट आयन। क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलेट आयन। दूसरी चीज प्राप्त होगी क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड। तीसरी चीज प्राप्त होगी जल। जो क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है लाल अवक्षेप होता है, और इसी लाल अवक्षेप बनने के कारण प्रूफ हो जाता है कि हमारे पास जो दिया गया वो क्या है, एल्डिहाइड। मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई। अगर लाल अवक्षेप बन गया तो इसका मतलब क्या हुई है, अभिक्रिया। अगर नहीं आया तो इसका मतलब अभिक्रिया नहीं हुई। अब जैसे लेते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड RCHO। अब देखो फेलिंग अभिकर्मक में ना पूरा नहीं लेना है, एक तो वहां से लेना है Cu2+ क्यूप्रिक आयन, और दूसरा वहां से क्या लेना है तुम्हारा, दूसरा लेना है क्षारीय माध्यम OH-। पूरा लेने की जरूरत नहीं है, वो मैंने तुम्हें बता दें किस तरीके से बनाना है। क्या बोला, एक तो लेना है Cu2+ और क्षारीय माध्यम।
तो आगे लागे जो बनेगा, एक बनेगा RC≡O NiN है प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, क्या बनेगा Cu2O और प्लस H2O। तो Cu कितना आ गया यहाँ 2, यहां पे कितना करना पड़ेगा 2, हो गया 2। और यहां पर देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4, 1 2 ही है, कितना है 2 ही है। अगर मैं यहाँ 3 भी करता हूं, कितना करता हूं अगर 3, तो कुछ गड़बड़ होगा हाइड्रोजन, बाई चांस मैं 3 करता हूं, 3 और 1 4, यहाँ 2 ही है। मतलब यहाँ पर देखो अगर मैं 4 करता हूं तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो रहा है 4 और 1 5, 2 3 1 4, 5 करके देखो हाइड्रोजन कितना आ गया टोटल 5 और 1 6 आ गया। या फिर ऑक्सीजन देखो 5 और 1 6 ही है। यहां ऑक्सीजन कितना 1 2 3, कितने ऑक्सीजन की कमी है 3 और 3H2 हो गया। हाइड्रोजन भी 6 हो गया, 3 दूनी 6। तो अब यहां देखो किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। RCHO का ऑक्सीकरण हुआ है, किसमें RC≡O में क्या हुआ है ऑक्सीकरण। और जो Cu2 प्लस था वो कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में गया आगे +1 में आगे क्यूप्रस ऑक्साइड बोल रहे। क्यूप्रस का मतलब क्या रहा वो प्लस, इसका क्या हुआ अपचयन। लेकिन ये Cu2 प्लस खुद का तो अपचयन होगा, लेकिन किस चीज का काम करेगा ऑक्सीकारक। किस चीज का काम करेगा ऑक्सीकारक, इसी का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि आप प्रदर्शित करता है क्या बन चुका है हमारे पास जो दिया गया वो कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो अगली अभिक्रिया देखना क्या बोला हेलोफॉर्म अभिक्रियाएं हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रियाएं बोल लो या सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ अभिक्रिया NaOH होता है। अगले टाइप की अभिक्रिया सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ अभिक्रिया, या फिर क्या बोलते हैं इनको हेलोफॉर्म। मतलब यहां पर क्या होता है हेलोफॉर्म का निर्माण होता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म क्या होता है, हमने जो है ट्राई हेलो व्युत्पन्न पढ़े थे हेलो एल्केन में। ये एक प्रकार का क्या है ट्राई हेलो व्युत्पन्न है। मतलब क्या है कि मैं अगर जैसे CH4 ले रहा हूं उसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 3X जोड़ने पड़ेंगे 3X, और यहां से कितना हाइड्रोजन माइनस करना पड़ेगा 3। ये क्या बन जाएगा CHX3। इसी को जो है हेलोफॉर्म बोला जाता है। ये क्या हो गया हेलोफॉर्म। अगर मैं X की जगह पे लेता हूं CH3 क्या नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगर मैं लेता हूं CHBr3 क्या नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अगर मैं CHI3 लेता हूं क्या हो जाएगा आयोडोफॉर्म। तो जिन अभिक्रियाओं में इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है उनको क्या बोला जाता है हेलोफॉर्म अभिक्रियाएं, मतलब CHX3 टाइप के जो यौगिक होंगे। ठीक है, तो अब यहां पर जो है ये हम किस में पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं में। मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन क्या करेगा किसी के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या दे देगा हमें CHCl3 CHBr3 CHI3। जिस प्रकार का हमने वहां पर हेलोजन परमाणु ले रखा होगा, अगर हमने Cl ले रखा होगा CHCl3 बन जाएगा। अगर हमने Br ले रखा होगा CHBr3। अगर हमने आयोडीन ले रखा होगा CHI3। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सभी प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन इस प्रकार की अभिक्रियाएं देंगे? तो नहीं।
ठीक है, सभी प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन इस प्रकार की अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन इस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं जिनके पास कम से कम एक मेथिल समूह, जो कार्बोनिल समूह है उससे उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक मेथिल बोल रहा हूं मैं, एल्किल नहीं बोला। जो हमारा कार्बोनिल समूह है उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक मेथिल समूह होना चाहिए। हैलो फॉर्म अभिक्रियाएं वे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह से कम से कम एक मेथिल समूह CH3 जुड़ा होता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिन एल्डिहाइड और कीटोन के पास एसिटिल समूह होता है, मतलब जिनके पास क्या होगा, जब CH3 C डबल बॉन्ड O से ये जुड़ा होगा तो ये कौन सा समूह होगा, एसिटिल समूह। मतलब जिनके पास क्या होगा, एसिटिल समूह होता है, वे ही एल्डिहाइड और कीटोन ये अभिक्रिया जिनके पास ये वाला स्ट्रक्चर होगा। आगे चाहे कुछ भी है, उसके बाद आगे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, H भी हो सकता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना एल्डिहाइड में, अब खुद बताओ क्या HCHO इस प्रकार की अभिक्रिया देगा, नहीं देगा, क्योंकि मेथिल समूह है ही नहीं। क्या CH3 C डबल बॉन्ड OH देगा, हाँ जी देगा, क्योंकि कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ गया, CH3। क्या यहां पर ये देगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, नहीं देगा, क्योंकि यहां पर मैंने क्या बोला कि कार्बोनिल समूह से मेथिल समूह जुड़ा होना चाहिए, यहां से क्या जुड़ गया, ये एथिल समूह, ये नहीं देगा। तो मतलब एल्डिहाइड में एकमात्र एल्डिहाइड है कौन सा, एसिटिल्डिहाइड, जो इस प्रकार की अभिक्रिया देगा। बस क्या बोला, एल्डिहाइड में सिर्फ कौन देगा इस प्रकार की अभिक्रिया, एसिटिल्डिहाइड। और एरोमेटिक में भी दे सकता है, कौन सा, एरोमेटिक में भी नहीं देगा, बेंजील्डिहाइड बन जाएगा वो। मतलब सिर्फ कौन सा देगा, एसिटिल्डिहाइड। सवाल बन सकता है कि उस एल्डिहाइड निम्नलिखित में से वह एल्डिहाइड कौन सा है जो सिर्फ क्या देता है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, तो वो कौन सा है, CH3CHO। क्योंकि बाकी सारे एल्डिहाइड है, आगे मैं अगर कार्बन चेन बढ़ाता जाऊंगा तो क्या बनेगा, प्रोपेनल ब्यूटेनल, वहां पर क्या होगा, मेथिल समूह आएगा नहीं। लेकिन कीटोन के केस में क्या, सारे के सारे जो मेथिल कीटोन होंगे अभिक्रिया देंगे, लगभग सारे कीटोन ही देते हैं। जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ जी देगा, क्योंकि कितने आगे, दो मेथिल समूह आगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये भी देगा। बोल रहा ना मैंने, या तो ये वाला हो या फिर याद क्या रखो कि कार्बोनिल समूह के पास क्या होना चाहिए, CH3, क्या होना चाहिए, CH3। मतलब मेथिल कीटोन, ये मेथिल कीटोन ही है एक प्रकार का, हालांकि इसका नाम क्या होगा, एथिल मेथिल कीटोन। लेकिन यहां पर जिसके पास ये समूह है वो क्या देंगे, इस प्रकार की अभिक्रियाएं अवश्य देंगे। जैसे मेरे पास ये आ गया, ये भी क्या करेगा, देगा, क्योंकि इसके पास भी क्या गया, CS। तो मतलब वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनके पास क्या होता है, कार्बोनिल समूह से एक मेथिल समूह जुड़ा होता है, तो वो क्या करेंगे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया अवश्य देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड में एकमात्र कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड या एथेनल, जो क्या करेगा, इस प्रकार की अभिक्रिया देगा। एल्कोहल में भी देखो CH3 CH2 OH देता है, CH3 OH नहीं देगा। एल्कोहल से जैसे ना अभिक्रिया करवाते थे हम, एल्कोहल में देखो CH3 OH से अगर करवाता हूं तो पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल्डिहाइड में।
एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूंगा तो यहां से क्या निकालना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा इसका, अरे क्या करवाना पड़ेगा, अपचयन करवाना पड़ेगा, हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। मतलब इससे अगर बनेगा तो क्या बनेगा, HCHO बनेगा। क्या बनेगा, HCHO, और 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अरे ये है ना OH, H H H, एक H यहां से निकलेगा, एक H क्या बच गया, HCHO, ये बन गया। तो ये इसके पास आया मेथिल। मतलब अल्कोहल भी वही अभिक्रिया देगा जिसके कारण कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन बन पाए जिसके पास क्या हो, मेथिल। जैसे CH3 CHO CH2 CH3 CH2 OH, इससे क्या बना सकता हूं, CH3 CHO, 2H निकल जाएगा। तो मतलब ये वाला देता है अल्कोहल में, वहां पर हमने यही लिया होगा CH3 CH2 OH, ठीक है, वहां पर क्या लिया होगा, ये। तो कहने का मतलब अल्कोहल में ये आता है, ठीक है, अल्कोहल में ये अभिक्रिया देता है। इतना रखो इस तरीके से, ठीक है।